हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों, आज की जो हमारा विषय है वो है बाल विकास। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आज मेरा टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों, वो चिंतन। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इसके जो प्रमुख शिक्षण बिंदु हैं उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो आपका नेक्स्ट पहला क्या है, चिंतन का अर्थ व परिभाषा। ठीक है, और दूसरा क्या आपका है, चिंतन के उपकरण या साधन, चिंतन के प्रकार। ठीक है, इस जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इस पे हम लोग को चर्चा करना। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चिंतन देख लेते हैं। ठीक है, जो इसकी परिभाषा है, चिंतन क्या एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसमें दोस्तों क्या कर रहा है कि आपका चिंतन क्या है, यह एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या है, ज्ञान संगठित होता है। किसके द्वारा, चिंतन के द्वारा ज्ञान क्या होता है, संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में, ठीक है, जो चिंतन की है मानसिक प्रक्रिया, उसमें क्या क्या होती है, स्मृति, कल्पना, ठीक है, आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। चिंतन में आपकी स्मृति व कल्पना, जो मानसिक प्रक्रियाएं, ये सब सम्मिलित होती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। ठीक है, मानव का जीवन क्या है, समस्या से भरा हुआ है। हम एक समस्या का हल खोज नहीं पाते। ठीक है, व्यक्ति क्या करता है, एक समस्या जो उसके सामने उत्पन्न है उसका हल खोज नहीं पाता है कि दूसरी सामने उपस्थित हो जाती है। एक समस्याओं का तो हल मिल नहीं पाता है कि दूसरी समस्या आपके सामने उपस्थित हो जाती है। ये समस्याएं प्रयत्न करने से हल हो जाती हैं। जो समस्याएं आपके सामने आती हैं, आप प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये क्या होती है, समस्याएं आपकी हल हो जाती हैं। और कभी कभी प्रयत्न ही चिंतन को जन्म देता है। ठीक है, जो आप प्रयत्न करते हैं तो वही आपकी क्या, चिंतन को जन्म देता है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, इसकी परिभाषा है चिंतन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है, तो दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया है कि विश्व की प्रगति मानव की चिंतन शक्ति पर निर्भर रहती है। ठीक है, दर्शन शास्त्र ने यह सिद्ध कर दिया कि जो विश्व में प्रगति हो रही है वो मानव के चिंतन पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, चिंतन के द्वारा वास्तविकता का पता लगाया जाता है और वास्तविकता विज्ञान को जन्म देती है। ठीक है, कौन दोस्तों, जो वास्तविकता है वही विज्ञान को जन्म देती है। अतः चिंतन शब्द का प्रयोग याद, कल्पना और अनुमान आदि रूपों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो चिंतन शब्द का प्रयोग है कोई भी व्यक्ति याद करने में या कल्पना करने में या अनुमान लगाने में इसका प्रयोग करता है। तो और देख लेते हैं कुछ लाइनें। प्रत्येक प्रकार के चिंतन की कोई न कोई दिशा अथवा लक्ष्य अवश्य होता है। तो इसमें बता रहे कि जो बहुत सारे प्रकार के चिंतन होते हैं, इसमें क्या होता है, कोई न कोई दिशा या लक्ष्य उस व्यक्ति का अवश्य होता है। चिंतन में बालक क्या होता है, क्रियाशील रहता है। ठीक है, कोई भी बालक हो या व्यक्ति हो, जब वो चिंतन में रहता है तो क्या होता है, वो क्रियाशील रहता है, वो करके सीखना चाहता है। चिंतन वस्तुओं, प्रतिमाओं और प्रतीकों आदि इसी के बीच संबंध में हो सकता है। तो इसमें दोस्तों स्पष्ट रूप से बता रहा है कि चिंतन क्या है, वस्तु हो या प्रतिमा हो या प्रतीक हो। ठीक है, किसी के भी संबंध में ये चिंतन हो सकता है। चिंतन के जो अर्थ हैं इसको द्वारा लिखते हैं। चिंतन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने में निम्न मत सहायक हैं। ठीक है, जो चिंतन के अर्थ हैं उसको स्पष्ट करने में जो निम्न सहायक हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं वैलेंटाइन के अनुसार। ठीक है, तो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रवाहित होता है। ठीक है, इसमें साफ साफ स्पष्ट भाषा में बोल रहा है कि चिंतन शब्द का प्रयोग उस क्रिया में हम लोग करते हैं जिसमें क्या होता है, श्रृंखलाबद्ध विचार किसी लक्ष्य या उद्देश्य की ओर अविराम गति से प्रभावित होता है, मतलब कि आपको प्रोत्साहित करता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गैरेट के अनुसार। ठीक है, चिंतन एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है। ठीक है, गैरेट क्या बोलते हैं
चिंतन कैसा है? एक प्रकार का अव्यक्त एवं रहस्यपूर्ण व्यवहार है जिसमें सामान्य रूप से प्रतीकों, ठीक है, जो सामान्य रूप से जो प्रतीक आते हैं कौन कौन से? बिंबों, विचारों, प्रत्ययों का प्रयोग होता है। तो और नेक्स्ट लाइन देखते हैं, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया, ठीक है। जो आप जो भाषा देखे हैं या किसी के अनुसार भी देखे हैं तो इससे यह स्पष्ट होता है कि चिंतन क्या है? चिंतन एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, ठीक है। चिंतन के द्वारा व्यक्ति के अंदर ज्ञान का विकास होता है। यह स्वतः ही नहीं होते, ठीक है। कौन? चिंतन स्वतः ही नहीं होता बल्कि प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। चिंतन की क्रिया उद्देश्य पूर्णता की ओर अग्रसर होती है, ठीक है। जो आपकी चिंतन का क्रिया है वह किसी उद्देश्य के लिए पूर्णता की ओर वह अग्रसित या अग्रसर होता रहता है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे चिंतन के उपकरण या साधन, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, विभिन्न विद्वानों ने अपने अध्ययन के आधार पर चिंतन प्रक्रिया के आधार पर स्तंभ या उपकरण को निम्नलिखित भागों में प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रतिमाएं, ठीक है, इमेज, जैसे आप इमेजिंग करते हैं ना, वही प्रतिमा होता है। मानव अनुभव प्रतिमाओं के आधार पर व्यक्त होता है, ठीक है। मानव का जो अनुभव है उसी के आधार पर क्या होता है? जो प्रतिमाएं के आधार पर व्यक्त करता है या व्यक्त होता है। हम जो कुछ देखते हैं, करते हैं एवं सुनते हैं, सभी का आधार मन में विकसित प्रतिमा होती है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो क्या करता है? जो कुछ देखता हो या जो कुछ वो करता हो या सुनता हो, ठीक है, इन सभी का आधार क्या होता है? जो मन के अंदर जो विकसित प्रतिमा है वही होती है। इसलिए इनको स्मृति प्रतिमा, दृश्य प्रतिमा, कल्पना प्रतिमा आदि नाम देते हैं। ये प्रतिमाएं वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों इनको जो स्मृति में अन्य देते नाम कौन कौन सा? दृश्य प्रतिमा हो गया या कल्पना प्रतिमा हो गया, ठीक है, ये सब नाम देते हैं। और जो प्रतिमाएं क्या होती हैं? वो वस्तु, व्यक्ति एवं विचार से निर्मित होती हैं, ठीक है। या किसी वस्तु को देख के या किसी व्यक्ति को देख के या उसके मन में जो विचार होता है उससे उसी द्वारा वो निर्मित होती है, ठीक है। चिंतन में इन्हीं को आधार बनाया जाता है, ठीक है। चिंतन जब एक व्यक्ति करता है तो इन्हीं को आधार बनाया जाता है। कौन कौन से? जो आपके वस्तु हो या व्यक्ति हो या विचार हो, ठीक है, इसी को दोस्तों आधार बना के चिंतन करते हैं प्रतिमा में, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रत्यय। चिंतन का महत्वपूर्ण साधन प्रत्यय भी माना जाता है, ठीक है। आप तो प्रतिमा हो गए कंप्लीट, लेकिन चिंतन का जो महत्वपूर्ण साधन क्या है? एक आप प्रत्यय, जिसको आप कंसेप्ट बोलते हैं, इसको भी माना जाता है। इसके द्वारा हमें संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है? हमें या कोई भी व्यक्ति को किसी भी टॉपिक ऊपर क्या उसको संपूर्ण ज्ञान का बोध होता है। जैसे में हम लोग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। हाथी शब्द को सुनकर हमारे मस्तिष्क में हाथी से संबंधित संचित प्रत्यय जाग जाता है और संपूर्ण ज्ञान का आभास होने लगता है, ठीक है। हाथी को जब नाम सुनेंगे तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है? हाथी से संबंधित जो भी आपके विचार है वो आपके सामने प्रत्यय मतलब कि आगे आ जाते हैं और उससे क्या होता है? आपको जो संपूर्ण ज्ञान है उसका अभ्यास होने लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों प्रतीक एवं चिन्ह, ठीक है। तो इसके बारे में हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। प्रतीक एवं चिन्ह मुख रहते हुए भी अपना अर्थ स्पष्ट या व्यक्त करने में समर्थ होते हैं, ठीक है। इसमें बोला कि जो प्रतीक या चिन्ह क्या है? ये मुख रहते हैं लेकिन फिर भी ये अपना जो अर्थ क्या कहते हैं ये स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। सड़क पर बने हुए प्रतीक या चिन्ह हमें सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं, ठीक है। जो यातायात के जो नियम होते हैं या जो सड़क पे बने हुए जो प्रतीक होते हैं क्या करते हैं? हमें सही गति एवं सुरक्षा को स्पष्ट करते हैं। इसी कारण जो गणित में क्या है? प्लस हो या गुणे का जो निशान है, चिन्ह अर्थ स्पष्ट करता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। इसमें स्पष्ट भाषा में ये आपको बताया गया है। हम लोग देखेंगे भाषा, ठीक है, चिंतन में भाषा का।
तो विद्वानों ने भाषा के पीछे चिंतन शक्ति को बतलाया है। सामाजिक विकास में भाषा संकेतों एवं इशारों से भी प्रकट होती है। ठीक है, विद्वानों ने क्या क्या बताया कि भाषा को भी चिंतन शक्ति बताया है, जिससे क्या होता है सामाजिक विकास में जो भाषा होती है वह संकेत एवं इशारों के रूप में भी प्रकट होती है। तो जैसे हम देख लीजिए मुस्कुराना, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मुस्कुरा रहा है तो वो उसको आप देख सकते हैं, या भौवे चढ़ाना तथा अंगूठा दिखाना आदि, इन सब का दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है तथा बिना बोले अर्थ को लगाना या समझना प्रचलित होता है। इन सब के पीछे चिंतन शक्ति है जो अर्थों को स्पष्ट करती है। ठीक है, तो भाषा में जो साफ साफ इसमें दर्शा रहा है कि जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं या भौवे चिढ़ा रहे हैं तथा अंगूठा दिखा रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक दैनिक जीवन में उपयोग होता रहता है। ठीक है, तथा इसके बिना आप बिना बोले ही अर्थ को समझ लेते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसमें भी क्या है, चिंतन शक्ति इसके पीछे है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूत्र, फार्मूला जिसको बोलते हैं। हमारी प्राचीन परंपरा है कि हम ज्ञान को छोटे छोटे सूत्रों में एकत्रित करके संचित करते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारी जो पुरानी परंपरा है कि हम जो क्या करते हैं, ज्ञान को छोटे छोटे सूत्र में एकत्रित करके संचित कर लेते हैं। ठीक है, इसमें गणित विज्ञान आदि के सूत्र आते हैं। भारत ज्ञान संस्कृति के श्लोक में, ठीक है, भारत संस्कृति ज्ञान श्लोक में क्या होता है, संचित होता है, जिसकी व्याख्या से अपार ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, जिसके व्याख्या से क्या होता है, अपार ज्ञान प्रकट होता है। सूत्र को देखकर हमारी चिंतन शक्ति उसमें निहित संपूर्ण ज्ञान को प्रकट करती है। ठीक है, अगर हम सूत्र को देखते हैं तो क्या होता है, जो हमारी चिंतन शक्ति है उसमें पूरी निहित हो जाती है, मतलब चली जाती है, जिससे हमको क्या होता है, संपूर्ण ज्ञान हमारे सामने दिखने लगता है, मतलब प्रकट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिंतन के प्रकार। ठीक है, अब चिंतन के प्रकार हम लोग देखेंगे कि चिंतन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चिंतन को मुख्य रूप से कितने 4 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो पहला है उसको हम लोग देखेंगे। पहला कौन सा है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। ठीक है, तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यह वह चिंतन है जो वस्तुतः और परिस्थितियों में प्रत्यक्षीकरण से संबंधित होती है। ठीक है, बालक अपने चारों ओर के भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिस वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है यह प्रत्यक्षीकरण करता है। ठीक है, तो क्या करता है, यह वह चिंतन जिसमें क्या होता है, वस्तु और परिस्थिति प्रत्यक्षीकरण से संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे से एकदम संबंध होते हैं, जिससे क्या करता है, बालक अपने चारों ओर के जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण है जिससे वह उन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है, ठीक है, या प्रत्यक्षीकरण करता है, उनके संबंध में जो चिंतन होता है उस बालक को, ठीक है, वह क्या कहलाता है, वह प्रत्यक्षात्मक चिंतन कहलाता है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे कल्पना चिंतन। ठीक है, सेकेंड, जब उद्दीपक वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, जब कोई उद्दीपक या वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब क्या करते हैं हम लोग, तब उसकी कल्पना की जाती है। ठीक है, तब उस वस्तु हो या वो पदार्थ, उसकी क्या करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं। इसके अभाव में इनकी मानसिक प्रतिमा बनकर इन प्रतिमाओं से संबंधित चिंतन कल्पना चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्या, जब वो दीपक हो या पदार्थ हम लोग सामने नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं। जब हम लोग कल्पना करते हैं तो उसके अभाव में जो हम लोग की मानसिक प्रतिमा हमारे अंदर क्या, मानसिक जो प्रतिमा बनकर वो सब हमको दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, वही आपको क्या करता है, वो आपका कल्पना चिंतन कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है, प्रत्यात्मक चिंतन, थर्ड। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन है जिसकी दोस्तों इसकी बालकों में तभी अभिव्यक्ति होती है जब बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है। ठीक है, आपका क्या है, प्रत्यात्मक क्या है, यह अपेक्षाकृत अधिक उच्च प्रकार का चिंतन। ठीक है, यह उच्च प्रकार का चिंतन है। इसकी बालक में कब अभिव्यक्ति होती है, जब बालकों को या बालकों में प्रत्ययों का निर्माण प्रारंभ होता है
जैसे देख लेते हैं, एक बालक में जितनी ही अधिक प्रत्यय निर्मित होते हैं उसमें उतना ही अधिक प्रत्ययात्मक चिंतन पाया जाता है। इस प्रकार के चिंतन को विचारात्मक चिंतन कहते हैं। ठीक, इसमें बता रहा साफ साफ स्पष्ट भाषा में कि एक बालक में जितने ही अधिक क्या होंगे, प्रत्यय निर्मित होंगे, उसमें उतना ही अधिक क्या होता है, प्रत्ययात्मक चिंतन पाया जाता है उस बालक के अंदर। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, चिंतन को आप एक विचार मतलब विचारात्मक चिंतन भी कर सकते हैं। ठीक है, चिंतन का विचार, ठीक है, वो बालक विचार करता है, इसीलिए दोस्तों इसमें विचारात्मक चिंतन भी इसको कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसी में दोस्तों, और है स्थान, आकार, भार, समय, दूरी और संख्या आदि संबंधी प्रत्यय बालकों में प्रारंभिक आयु स्तर पर ही बन जाते हैं। ठीक है, इसमें साफ साफ बता रहा है कि स्थान, किसी स्थान को लेकर या आकार को लेकर या किसी वस्तु के भार को लेकर, समय, दूरी या संख्या आदि का जो संबंध है वो क्या होता है, वो प्रत्येक बालकों में क्या है, प्रारंभिक आयु में या स्तर में ही उसके दिमाग में या उसके मन में वो बन जाता है। ठीक है, किसके दोस्तों, बालक के मन में। इन प्रत्ययों के संबंध चिंतन भी क्या, एक प्रत्ययात्मक चिंतन भी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ, तार्किक चिंतन। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यह अपेक्षाकृत सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है। इसका संबंध किसी समस्या के समाधान से होता है। ठीक है, जो आपका तार्किक चिंतन क्या है, यह अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा मतलब सर्वाधिक उच्च प्रकार का चिंतन है, जो इसका संबंध किससे है दोस्तों, समस्या का समाधान मतलब समस्या का हल करने के लिए होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चिंतन वृद्धि के तरीके या विधियाँ। ठीक है, ये तो आपका होगा चिंतन के प्रकार। अब नेक्स्ट है कि जो चिंतन वृद्धि या इसके जो तरीके हैं या इसकी जो विधाएँ हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं। शिक्षा में चिंतन की उपादेयता बालकों में चिंतन प्रवृत्ति के विकास से प्रतीत होती है। ठीक है, जो चिंतन में सॉरी दोस्तों, जो शिक्षा में चिंतन की क्या होता है, जो बालकों के अंदर चिंतन प्रवृत्ति के विकास के लिए वो प्रतीत होता है कि प्रारंभिक दिनों में वस्तु के प्रत्यक्षीकरण और रटने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक, किसी भी बालक क्या करता है, जो प्रारंभिक दिन होता है, प्रारंभिक जो स्कूल जाता है तो उसमें क्या करता है, वो वस्तु के प्रत्यक्षीकरण और रटने के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब कि वो उसको देख के या उसको रट के वो ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, ठीक है, इसमें बता रहा है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे ही उसमें वस्तु, व्यक्ति एवं भाव के बीच संबंध स्थापना विकसित होने लगता है। ठीक है, तो शुरू शुरू में वो तो देखता ही है, लेकिन जैसे जैसे वो बालक क्या होता है, बड़ा होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वस्तु हो या व्यक्ति हो या भाव हो के बीच जो उसका संबंध है वो क्या होता है, विकास होने लगता है। उन चीज़ों के बीच वो संबंध स्थापित कर लेता है और उन सब चीज़ों में वो अंतर करने लगता है। वो चिंतन के द्वारा ही कर लेता है। इससे उसका क्या होता है, ज्ञान पूर्ण हो जाता है। अतः अध्यापक को छात्रों में सावधानी पूर्वक चिंतन वृद्धि के उपायों का विकास करना चाहिए। ठीक है, जब वो हर चीज़ों में बालक क्या होता है, जब उसका ज्ञान पूर्ण हो जाता है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, छात्रों के साथ सावधानी पूर्वक से जो उसका जो चिंतन है उसमें क्या है, वृद्धि के उपायों का विकास एक अध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, तो जो निम्न प्रकार का पहला क्या है, ज्ञान की गहनता। ठीक है, तो चिंतन के विकास के लिए बालकों में ज्ञान के प्रति रुचि एवं लगन उत्पन्न करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, चिंतन के विकास के लिए बालक के अंदर क्या करना चाहिए, ज्ञान के प्रति उसके अंदर रुचि उत्पन्न करना चाहिए। चिंतन की सहायता सॉरी दोस्तों, चिंतन की सहायक सामग्री से विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है जो चिंतन प्रक्रिया को मजबूत एवं सफल बनाता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग देखते हैं भाषा की परिपक्वता। ठीक है, इसमें देख लेते हैं भाषा ही विचार अभिव्यक्त का माध्यम है। भाषा क्या है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक साधन मतलब एक माध्यम है। बालक के चिंतन के विकास में भाषा का अत्यधिक महत्व। ठीक है, एक जो बालक है जो उसके चिंतन का विकास होता है उसमें भाषा अपना अत्यधिक महत्व रखता है या महत्वपूर्ण है। ठीक है, अतः शिक्षक को अपने बालकों को सही भाषा का उच्चारण, लिखना एवं वाचन करना सिखाना चाहिए। ठीक है, एक टीचर को क्या करना चाहिए, अपने जो बालक हैं या उनके जो स्टूडेंट हैं उनको
जो भाषा है, जो भाषा का उच्चारण है या उसको जो लिखना है या वाचन है, क्या करना एकदम शुद्ध एकदम अच्छा से सिखाना चाहिए। ठीक है, जब वे भाषा में परिपक्व हो जाएंगे तो चिंतन प्रक्रिया में सरलता होती है या होगी। ठीक है, जब वो भाषा में क्या है मतलब परिपक्व मतलब उसको अच्छे से सीख लेंगे तो क्या होगा, जो उसकी जो बालक की चिंतन प्रक्रिया है वो उसमें क्या वो सरल हो जाएगा। ठीक है, सरलता से उसको सीख लेगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सशक्त प्रेरणा, मोटिवेशन। ठीक है, प्रेरणा मानव विकास में सहायक होती है। ठीक है, जो प्रेरणा क्या होता है, मानव के विकास में सहायक होती है। ठंडाइक महोदय ने प्रेरणा को सीखने और चिंतन में सहायता माना है। ठीक है, थॉर्नडाइक जो एक मनोशास्त्री हैं, इन्होंने क्या कहा है कि प्रेरणा को सीखने और चिंतन में एक सहायक माना है। प्रेरणा क्या आंतरिक होना चाहिए, मतलब कि आपके अंदर से खुद वो प्रेरणा आनी चाहिए। ठीक है, ताकि बालकों का पूर्ण ध्यान एवं रुचि चिंतन के प्रति लग सके। ठीक है, मतलब कि क्या है, प्रेरणा आंतरिक होनी चाहिए, जिससे क्या होना चाहिए कि जो बालक का है पूर्ण ध्यान और जो रुचि है वो चिंतन के प्रति लग जाए। ठीक है, इसीलिए सशक्त प्रेरणा को चिंतन प्रणाली का प्रभावशाली तत्व माना गया है। तो सशक्त जो प्रेरणा है उसकी क्या जो चिंतन प्रणाली है उसमें दोस्तों क्या माना गया है, प्रभावशाली तत्व माना गया है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ में बौद्धिक प्रखरता। ठीक है, तो बालकों में बौद्धिक विवरण जिस औसत से होता या होगा, ठीक है, चिंतन प्रबलता भी उसी औसत में पाई जाती है। ठीक है, इसमें बता रहा है कि जो बालक की बौद्धिक जो क्षमता जो उसका जो विवरण जिस औसत से होगा, ठीक है, उसी औसत से उस बालक में क्या होगा, चिंतन प्रबलता भी उसी औसत से उसमें पाया जाता है या पाई जाती है। ठीक है, बुद्धि का विकास नहीं होता है बल्कि उसमें तीव्रता पैदा की जाती है। ठीक है, बुद्धि का विकास नहीं होता है लेकिन इसमें क्या होता है, तीव्रता पैदा की जाती है। यही तीव्रता चिंतन शक्ति में सकारात्मक भूमिका अदा करती है। अतः ज्ञान के द्वारा बालक की बौद्धिक प्रखरता को तीव्र बनाया चाहिए। ठीक है, इसमें साफ साफ बता रहा है कि बालक में क्या है, उसमें बालक में क्या है, तीव्रता पैदा की जाती है चिंतन के द्वारा। यही तीव्रता चिंतन शक्ति में क्या करती है, वो सकारात्मक भूमिका निभाती है। ठीक है, अतः ज्ञान के द्वारा बालक को बौद्धिक क्या करता है, प्रखरता को तीव्र बनाता है उस ज्ञान के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लगन एवं रुचि। ठीक है, बालक में चिंतन शक्ति रुचि पर निर्भर करती है। ठीक है, जो बालक में क्या करता है, जो चिंतन की शक्ति है उसके इंटरेस्ट उसकी रुचि पर ही निर्भर करता है। जब वो किसी उद्दीपक पर ध्यान लेगा एवं रुचि प्रदर्शित करेगा, मतलब कि वो बालक किसी उद्दीपक पर ध्यान लेगा या उसके प्रति वो अपना रुचि उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो चिंतन प्रक्रिया का प्रारंभ स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, जब वो रुचि इंटरेस्ट लेगा किसी भी उद्दीपक पर तो उसके अंदर जो चिंतन का प्रक्रिया है वो स्वतः ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए बालकों में कार्य के प्रति जागरूकता एवं रुचि को जागृत करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे समस्या समाधान में स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें चलिए देख लेते हैं। चिंतन शक्ति का विकास करने के लिए बालकों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। मतलब बालक के अंदर क्या करना चाहिए, अगर चिंतन शक्ति का विकास करना है तो बालक को स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए। स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया प्रतिक्रिया करने से बालक समस्या के प्रति अभियोजन करना सीख जाता है। ठीक है, जब स्वतंत्रता पूर्वक बालक क्रिया या प्रतिक्रिया करेगा तो क्या करेगा, वो समस्या के प्रति क्या करेगा, अभियोजन मतलब कि सामंजस्य करना वो सीख लेता है। उसके अंदर रहन सहन की विभिन्न विधियां विकसित करने की शक्ति उत्पन्न होती है। चिंतन के द्वारा ही उसके अंदर क्या होता है, रहन सहन की विभिन्न विधियां विकसित करने की शक्ति उत्पन्न होती है। इस तरह प्रयत्न एवं भूल के माध्यम से समाधान की नवीन प्रक्रियाएं जन्म लेती हैं। ठीक है, उस बालक के अंदर जब प्रयत्न करता है तो क्या करता है, वो प्रयत्न कर भी करता है और भूल भी करता है। तो इस माध्यम से उसके अंदर क्या होता है, समाधान की जो नवीन मतलब नई प्रक्रिया जन्म लेती है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा
ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।